Good morning, students. How are you all? Dear students, last time we discussed about law of chemical equilibrium, and law of chemical equilibrium में we derived the expression that K equilibrium constant K it is equal to concentration of C raised to power C concentration of D raised to power D divided by concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B. तो जो हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर की थी ए प्लस बी बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके बाद प्रोडक्ट है सी सी प्लस डी डी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आता है वो क्या होता है के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सी रेज़ टू पावर सी कंसंट्रेशन डी रेज़ टू पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ए रेज़ टू पावर ए कंसंट्रेशन बी रेज़ टू पावर बी. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी कंसीडर अनदर रिएक्शन सिमिलर टाइप ए प्लस बी बी और प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होगा सी सी प्लस डी डी. सपोज दिस इज द गैसियस फेज रिएक्शन. तो ये क्या हमारे पास गैसियस फेज रिएक्शन है, गैसियस फेज रिएक्शन. तो गैसियस फेज रिएक्शन में क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि यहाँ पर हमने जो लिखा है इसमें कंसंट्रेशन को इंक्लूड किया गया है. तो यहाँ पर के जो है दिस के कैन बी रिटन एज के सी. This K can be written as Kc. Kc represent the equilibrium constant for concentration. यानी कि सॉल्यूशन जब कंसंट्रेशन ली गई सॉल्यूशन की तब उसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को Kc लिखेंगे. अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो गैसियस फेज में है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमारे गैसियस फेज में है, तो इन दैट केस जो है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट कैन बी रिप्लेस्ड एज Kp. इसको हम Kp लिखेंगे और उस केस में कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर लिखा जाएगा. तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा P C रेज़ टू पावर C और इनटू में P D रेज़ टू पावर D डिवाइड बाय P A रेज़ टू पावर A इनटू P B रेज़ टू पावर B. इसी टाइप से अगर हम अनदर रिएक्शन लें A प्लस B B और इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, यहाँ पर X X प्लस वाई वाई, उस केस में Kp क्या लिखा जाएगा Kp इज इक्वल टू Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ x रेज़ टू पावर x इनटू प्रेशर ऑफ y रेज़ टू पावर y. यहाँ प्रेशर ऑफ a रेज़ टू पावर a एंड प्रेशर ऑफ b रेज़ टू पावर b. क्लियर है? तो अब हम जो ये हमारे पास में गैसियस फेज रिएक्शन है, दिस इज Kp. किसके बराबर है? ये Kp के बराबर है. अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. ये जो हमने Kp और Kc लिखा है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. Kp एंड Kc बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है. तो कंसीडर a reversible reaction. कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन. एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं. रिएक्शन इज ए प्लस बी बी. इट गिव राइज टू एक्स एक्स प्लस वाई वाई. सी सी प्लस डी डी भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्जी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं. ठीक है, तो एक्स एक्स प्लस वाई वाई हो गया. अब यहाँ पर Kc for this reaction can be written as Kc कैसे लिखेंगे x raised to power x into concentration of y raised to power y divided by concentration of a raised to power a and concentration of b raised to power b. क्लियर है? आगे समझ में. अब जो है Kp के लिए फॉर अगर ये रिएक्शन हमारे पास गैसियस फेज में हो तो एक्सप्रेशन फॉर Kp तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और Kp के लिए क्या लिखा जाएगा P x रेज़ टू पावर x इनटू P y रेज़ टू पावर y डिवाइड बाय P a रेज़ टू पावर a इनटू P b रेज़ टू पावर b अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड. ठीक है, प्रेशर ये प्रेशर की फॉर्म में है, ये कंसंट्रेशन की फॉर्म में है. उसके बाद एज वी नो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है PV इज इक्वल टू nRT. तो यहाँ से v इसको नीचे लेके जाएंगे P इज इक्वल टू n बाई v RT. n क्या है नंबर ऑफ मोल्स
V इज द वॉल्यूम इन लीटर, तो N बाई V क्या हो जाएगा, N बाई V इज इक्वल टू C, और C क्या होता है आपका ये मोलर कंसंट्रेशन, C क्या होता है मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, P इज इक्वल टू CRP, P इज इक्वल टू CRP। अब हमारे पास वेरियस गैसेज है A B C A B X और Y, तो फोर गैसेज A B एंड XY, A B और XY के लिए हम क्या लिख सकते हैं, PA को क्या लिखेंगे CART, PB को क्या लिखेंगे CBRT, और PX को क्या लिखेंगे CXRT, और PY को क्या लिखेंगे CYRT। तो देखो ये किसके बेस पर लिखा है, इसके बेस पर लिखा है, ठीक है। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज PA PB PX PY की वैल्यूज है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इक्वेशन सेकंड में हम इसको कैसे पुट करेंगे। तो Kp इज इक्वल टू, Kp किसके बराबर आ जाएगा, Px की जगह पे CXRT, इसकी पावर क्या है x, उसके बाद Py की जगह पे CYRT रेज टू पावर y डिवाइड बाय CART रेज टू पावर a इंटू CBRT रेज टू पावर b। क्लियर है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको, तो ये जो पावर साथ मल्टीप्लाई करेंगे CX रेज टू पावर x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CY रेज टू पावर y, ये क्या हो जाएगा RT की पावर x इंटू RT की पावर क्या हो जाएगा y डिवाइड बाय, नीचे क्या हो जाएगा CA की पावर a इंटू CB रेज टू पावर b, और ये क्या हो जाएगा RT की पावर a इंटू RT की पावर b। क्लियर है। यहां से इसको लिखेंगे CX रेज टू पावर x, ये कैपिटल x स्मॉल x है, CY रेज टू पावर y डिवाइड बाय CA रेज टू पावर a CB रेज टू पावर b, और ऊपर क्या लिख सकते हो ऊपर वाले को RT रेज टू पावर x प्लस y, और नीचे क्या लिखा जाएगा RT रेज टू पावर a प्लस b। फिर ये जो एक्सप्रेशन है कंप्लीट, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू Kc, तो हम क्या लिखेंगे Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर x प्लस y ऊपर है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस y माइनस a प्लस b। x प्लस y क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और a प्लस b क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां से क्या हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा n, RT रेज टू पावर डेल्टा n, दिस इज द एक्सप्रेशन। तो यहां पर डेल्टा n क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous products minus sum of number of moles of gaseous reactants, अगर समझ में ये वर्ड ध्यान रखना, गैसियस नंबर मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट्स, तो गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट का रिलेशन होता है। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा n। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट डिपेंडिंग ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स विद व्हिच वी स्टार्ट और द डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज अप्रोच्ड। इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है किसी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद व्हिच वी स्टार्ट द रिएक्शन। हमने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी लिया, अमाउंट कितनी ली है, इसके ऊपर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, और ना ही इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमने किस डायरेक्शन से स्टार्ट की है, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन ली है उसकी या बैकवर्ड डायरेक्शन ली है, तो इसके ऊपर भी के की वैल्यू जो डिपेंड नहीं करती। सेकंड पॉइंट है इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के है उस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, यानी कि 1/, हो जाएगी। मान लो सपोज किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के है, तो उस रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो जो न्यू वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो भी रिवर्स हो जाएगी, 1/k हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो बात करते हैं N2 + 3H2 प्रोडक्ट इज 2NH3। सपोज इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k है, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए हम ऐसे लिखे 2NH3 और N2 + 3H2 ऐसे लिखे, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो 1/k के बराबर होगा, यानी कि इनवर्स k इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k, सपोज हमने इक्वेशन ली है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, इज डिवाइडेड बाय 2, अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं इक्वेशन को हम इससे मानो 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 N2 + 3/2 H2 और प्रोडक्ट क्या होगा NH3 होगा। 2 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, पहले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था कि जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ k, तो इस इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, पहले का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी बात 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2N2 6H2 4NH3, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर रूट है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी IIT JEE के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी पूछा जाता है कि कोई भी आपको रिवर्सिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम की कोई रिएक्शन दी जाएगी और उसके लिए पार्टिकुलर k की वैल्यू गिवन होती है, और उसके बाद पूछा जाता है रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू इक्वेशन। तो अगर हम k की वैल्यू को, अगर हम किसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है नई इक्वेशन के लिए जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन का, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो स्क्वायर हो जाती है। नेक्स्ट, अगर कोई रिएक्शन इफ द इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप, अगर किसी जैसे मान लीजिए रिएक्शन थी इसमें 2 स्टेप में नहीं लिख रहे हैं, अगर किसी और रिएक्शन को हम 2 स्टेप में लिखें और दोनों स्टेप में अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1, जैसे मान लो कि हम रिएक्शन लिखे C + O2 यानी कि CO2, ठीक है, और एक हम लिखे C + 1/2 O2 यानी कि CO, उसके बाद फिर CO + 1/2 O2, फिर हम लिखे CO2। अब ये जो रिएक्शन है इसके मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, ठीक है, तो उस केस में अगर ये रिएक्शन हम 2 स्टेप में लिखें, पहले स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 हो, दूसरे के लिए k2 हो, तो जो टोटल रिएक्शन होगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 × k2 के बराबर होता है। क्लियर है। लास्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैटलिस्ट के ऐड होने पर चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू फिक्स रहेगी, क्योंकि कहते हैं हमने पढ़ा था कैटलिस्ट जो होता है ये रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आता है, किस कंसंट्रेशन पर आता है, उसको चेंज नहीं करता है, उसको अटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ इफेक्ट पूछा जाए तो उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ k इज इंक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ k इज डिक्रीज। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस
इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन ए इक्विलिब्रियम रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम फेज में हो, यानी कि सेम लिक्विड फेज में हो या सेम गैसियस फेज में हो, तो दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो उसको उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसमें दो टाइप होती है। दो टाइप मीन्स कि जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम हो, जैसे कि 2H2 गैस प्लस H2 गैस प्लस I2 गैस, और प्रोडक्ट जो बना है ये आपका हो जाए 2HI, और ये भी क्या है? गैस। ऐसे ही N2 गैस प्लस O2 गैस, और प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? 2NO, और ये भी क्या हो? गैस। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों में, पहली बात तो देखिए गैसियस फेज है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। दूसरी बात देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के फेज सेम होने चाहिए। दोनों जो गैसियस में है तो गैसियस में, दोनों लिक्विड में है तो लिक्विड में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप इसलिए हमने बनाया कि इसमें देखो इस रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं दोनों सेम है। यहाँ पर देखो इसका क्या 1 है, इसका क्या 1 है। तो जैसे हम लिखते हैं डेल्टा एन इज इक्वल टू, हमने वहां पर एक्सप्रेशन में पढ़ा था x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। आगे इसको कैसे लिखना हो? डेल्टा एन इज इक्वल टू n2 माइनस n1। तो n2 क्या होता है? n2 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और n1 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? इस केस में 2 माइनस 2 0, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसमें हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर हमने ये डिवाइड कर दिया कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्वल हो तो उस केस में होमोजेनियस इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल ना हो बट रिएक्शन होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में हो, उसका एग्जांपल क्या है? जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस, प्रोडक्ट क्या होगा? N2 गैस प्लस 3H2 गैस, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी 2NH3। सो प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा? N2 प्लस 3H2, प्रोडक्ट विल बी 2NH3। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स क्या 3 और 1 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं है, बट होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट भी सेम फेज में है गैसेस में, प्रोडक्ट भी गैसेस फेज में है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं SO2 की ऑक्सीडेशन, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, और प्रोडक्ट जो बनेगा 2SO3, दिस इज आल्सो गैस। ऐसे ही PCl5, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 जो होता है, इट विल गिव PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, तो ये भी क्या है? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, यहां पर क्या होगा? व्हेन द in equilibrium reaction when the reactants and products are not in same phase, यानी कि उनके फेज डिफरेंट है, 2 और मोर देन 2 फेजेस अगर प्रेजेंट हो तब हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम होता है। एग्जांपल क्या होगा इसमें? जैसे कि CaCO3 या डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड स्टेट में है, इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, गैस है, दो फेज यहाँ पर आ गए हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फेजेस हो तो क्या होता है? हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम होता है। एक आपने पढ़ा हुआ है आयरन Fe सॉलिड है प्लस H2O गैस है जो स्टील के साथ रिएक्शन पड़ते हैं, और क्या प्रोडक्ट बनता है? Fe3O4
ये सॉलिड होता है प्लस H2 गैस, ये हमारे पास इसको बैलेंस करेंगे 4H2, यहाँ पर 4H2O और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3H2। ठीक है, तो इस केस में देखो दोनों साइड में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फेज डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास हाइड्रोजनस इक्विलिब्रियम होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टॉपिक वेरी वेल, और इनसे रिलेटेड जो रिटन नोट्स आपको बनाने हैं उसको मैं PDF सेंड कर दूंगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।